अगले वक्ता के रूप में तालियों से स्वागत करना होगा। आय स्मृति मीना आमखरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग बीएमपी नई दिल्ली, उनका तालियों से स्वागत किया जाए। आए और अपनी बात रखें। साथियों, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए सम्मान का प्रतीक मंच और मंच पर बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब जो अभी पहुंचने वाले हैं, मातृत्व संगठन के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, वक्तागण, बुद्धिजीवी एवं सभागार में बैठे मेरे मूल निवासी भाइयों बहनों और प्यारी बहनों, बच्चों, आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। साथी, हम लोग यहाँ पर आज बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एक छोटी सी सभा ले रहे हैं। सभा करना उद्देश्य नहीं है, बल्कि सभा के माध्यम से आप लोगों तक वो चीज़ें पहुंचाना है, वो बातें पहुंचाना है जो हमारे साथ आज तक आज़ादी के 75 साल से घटित होती आ रही। बहुत सारे वक्ताओं ने बहुत सारी बातें रखी, विषय के अंतर्गत रही। साथियों, मैं अपनी बात कुछ हटके कहना चाहूँगी कि हमें बहुजन मुक्ति पार्टी को ही क्यों चुनना चाहिए। देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, हजारों पार्टियां बनी हुई हैं, कुछ राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां भी हैं, कुछ स्थानीय हैं, कुछ जिला और राज्यों तक सीमित है। लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी को ही हमें क्यों चुनना है, इस बात पर अगर आपको सोचना है तो बहुजन मुक्ति पार्टी में आइए, क्योंकि अगर बहुजन मुक्ति पार्टी में आप आते हैं तो आप हमारे जो बहुजन महापुरुष जो रहे हैं उनका संघर्ष जीवन कैसा रहा है, उन्होंने इस बहुजन समाज के लिए 85% समाज के लिए कितना संघर्ष, त्याग और बलिदान किया है, इसकी जानकारी बहुजन मुक्ति पार्टी के मंच के माध्यम से दी जाती है। क्योंकि बहुजन मुक्ति पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि एक मिशन है उन महापुरुषों का जिनका सामूहिक जीवन जो उनका जो जन्म उत्सव है सामूहिक रूप से जयंती के रूप में हम लोग आज के दिन मना रहे हैं। वो संत रविदास जिन्होंने कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न और छोड़ बड़े सब सम रहे रविदास प्रसन्न। साथ ही उस महापुरुष का की शिक्षा वो शेरनी का दूध है, महात्मा फूले कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। संत कबीर, संत रविदास, कंटिया भील, बिरसा मुंडा, ऐसे कई महापुरुष हैं, माता सावित्री बाई, माता रमाबाई, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने इतना त्याग और बलिदान दे करके आज हम बहुजन समाज के लिए जो कुर्सी पर बैठने का अधिकार हमें मिला है, इन महापुरुषों की बदौलत मिला है। आज हमारे प्रत्याशी यदि चुनाव में खड़े हुए हैं तो ये हमारे महापुरुषों के संघर्ष और बदौलत से हुए हैं। आज अगर हम वोट डालने का जो हमें अधिकार है, हमारे पास भारत में कोई अधिकार नहीं है। 100 अधिकारों में से हमारे पास एक भी अधिकार नहीं है। 99 अधिकार आज जो हमारे दुश्मन है, जिन्होंने हमारे समाज को यानी भिखारी बनाने की कगार पर लाकर के खड़ा कर दिया, आज उनके हाथ में है। सिर्फ एक ही अधिकार हमारे पास बचा है, वो है हमारा वोट का अधिकार। ये लोग उसको मतदान कहते हैं। साथियों, ये मताधिकार है। हमें बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से वो ऐतिहासिक चीजें, वो संघर्ष, वो हमें हमारे महापुरुषों के बदौलत जो कुछ मिला है, आज वो छीनने का काम हो रहा है। जो जंगल की तरफ भाग गए वो आदिवासी कहलाए, जिन्होंने ज्यादा संघर्ष किया उनसे लड़े वो अनुसूचित जाति वर्ग के कहलाए, और जिन्होंने ब्राह्मणों के पिछलग्गू बन गए वो पिछड़े वर्ग के लोग कहलाए, और जिन्होंने ना गुलामी करी और ना उनकी जी हजूरी करी, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया, माइनॉरिटी के लोग कहलाए। सिख है, मुस्लिम है, बुद्धिस्ट है, ईसाई है, जैन है। साथियों, इस तरह से हमारे 6500 से अभी
भी अधिक टुकड़े हमारे 85% लोगों के हुए। आज हमारे जो अनुसूचित जाति वर्ग में है 1730 से अधिक जातियां अनुसूचित जाति वर्ग में है, 850 से अधिक पिछड़े ये आदिवासी वर्ग में है, 3500 से भी अधिक पिछड़े वर्ग में है। इस तरह से हमारा SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के लोगों का बंटवारा हुआ। बाबा साहब ने एक ऐसा फेविकॉल इस्तेमाल किया कि 6500 जातियों को एक 3 सम्मानजनक नाम दिया: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और धर्म परिवर्तित लोग। इन लोगों ने जातियों के संगठन बना करके, हमारा पढ़ा लिखा समाज ने जातियों के संगठन बना करके जो 6500 जातियों को बाबा साहब ने 3 वर्गों में लेकर के आए थे, वापिस एक एक जाति के हजारों संगठन बना दिए। जो RSS के ब्राह्मण है, बीजेपी के लोग हैं, ये स्पष्ट कह चुके हैं कि 2024 में यदि भारत में हमारी सरकार बनती है, बीजेपी की सरकार बनती है, तो हम भारतीय संविधान को खत्म कर देंगे। साथियों, अगर भारतीय संविधान खत्म हो जाता है तो क्या आज जो हम जिस तरीके से रह रहे हैं, जो हमें मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, क्या हम बचा पाएंगे? अगर हम अपने अधिकार नहीं बचा पाएंगे तो होगा क्या? जो एक नई शिक्षा नीति अभी भारत में लागू की है बीजेपी ने, उस नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे बच्चों का 2030 तक जो हमारे स्कूल कॉलेज है, सरकारी स्कूल है, 2030 तक पूरे के पूरे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल हो जाएंगे। आज मान के चलिए मेरी 2 बेटियां, एक गुवाहाटी में डॉक्टर है यानी अधीक्षक है, एक मेरी हमीदिया में है। आज बाबा साहब के संविधान की बदौलत आज हम अपनी बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर और बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंचा पाए। जब आपके बच्चे की फीस, मेडिकल कॉलेज की फीस, 1 साल की फीस 30 लाख हो जाएगी सही नई शिक्षा नीति के माध्यम से, तो क्या बताइए आप 1 साल में एक बच्चे का MBBS की 30 लाख फीस भरने लायक है? जब सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल में हो जाएंगे तो क्या हम लाखों रुपया 1 साल में अपने बच्चे की फीस का भर सकते हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीब, मजदूर, खेतीहर किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। इन लोगों के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं और हमारे जो वर्ग है 85% लोग हैं, उनमें से 90% लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेजों में पढ़ते हैं। ये हमारे बच्चों को मतलब शिक्षा छीनना चाहते हैं। आज 60 करोड़ से भी अधिक देश में युवा बेरोजगार है। आपने देखा होगा जब एक अगर पोस्ट निकलती है तो उसके लिए लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, फिर भी हमारे बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती। हमारे IAS बनकर के OBC के बच्चों ने IAS की परीक्षा पास करी, उनकी 2 साल ट्रेनिंग भी हुई और वो पोस्ट रद्द कर दी गई। आज हमारे मिनिमम 350 से अधिक OBC के बच्चे IAS बनते पूरे देश में, फिर भी हमारा OBC समाज नहीं जाग रहा, हमारा SC समाज नहीं जाग रहा। साथियों, इस चीजों का हमको ध्यान रखना है। अगर मान लो 2024 में बीजेपी की सरकार बनती है, संविधान खत्म हो जाएगा। जिस तरह रातों रात घोषणा हो गई थी कि 500 और 1000 का नोट बंद है आज से, इसी तरह भारतीय संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। जब भारतीय संविधान को खत्म कर दिया जाएगा साथियों, तो उसका परिणाम क्या होगा, ये बहुत भयानक स्थिति निर्माण होने वाली है। क्योंकि ये लोग भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहते, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा लगा करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे यानी कि मतलब लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और राजतंत्र शुरू हो जाएगा। जब राजतंत्र शुरू होगा तो जो आज CM है, यहाँ का मुख्यमंत्री है, वो वहाँ का राजा होगा। जो PM है दिल्ली में, वो एक राष्ट्र अध्यक्ष होगा। एक राजा होगा, एक राज्य होगा, राज्य में राजा होगा। अगर मान लो आज की तारीख में भारत का संविधान है तो हम कौन है? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। संविधान में लिखा है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए, लोकतंत्र। लेकिन जब राजतंत्र शुरू होगा तो राजा होगा, राजा कहेगा कि ये इतना क्षेत्र आपको खाली करना है। तो संविधान की वजह से हम जनता है,
और राजा बनने के बाद हम प्रजा होंगे, पूरे अधिकार राजा के पास होंगे, प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं होंगे। जब प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं होगा तो राजा कहेगा कि ये आपका जो ये मुरैना क्षेत्र है, ये बस्ती है, ये है चंबल कॉलोनी है, इसको खाली करो, तो आपको खाली करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो अपनी मर्जी से करेंगे। और साथियों, आपने देखा होगा कि देश में 40% जनसंख्या खत्म करने के लिए कोरोना जैसी एक बीमारी को लाया गया, तथाकथित बीमारी को। आज उसके 3 टीके जो लगे हैं, उसके दुष्परिणाम हमारे सामने हैं। साथियों, मत भूलना, जिस दिन 7 मई को आप वोट डालने के लिए जाओ, उस दिन ये मत भूलना कि कोरोना में हमारे लोगों को लाशें मिली हैं। हमारे लोगों की लाशें मिली, हमें छूने तक को नहीं मिला। जो मात्र 100-150 रुपए की दवाई आती थी, वो 1.5 लाख की दवाई हमारे लोगों ने खरीदी है। हमारे लोगों को इलाज नहीं मिला, हमारे लोगों को बस नहीं मिली। वो लोग हवाई जहाज और फ्लाइट में यात्रा करते रहे। किसी को बाहर से बुलाया, विदेश से कुछ छात्रों को बुलाया, तो उन्हें हवाई जहाज से, फ्लाइट से बुलाया। और हमारे कोरोना समय में हमारे लोगों को पैदल रास्ते पे भी नहीं चलने दिया। वो डंडे याद रखना। साथियों, वो मणिपुर की घटना याद रखना कि महिलाओं को बीच रोड पर नंगा घुमाया गया और उनके गुप्तांगों से अश्लील हरकतें करी गई। मत भूलना वो चीजें, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी देश की महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने का काम किया। साथियों, मत भूलना हमारे उन आदिवासियों को जिनके मुंह में मूता गया खड़ा करके। मत भूलना उन आदिवासी महिलाओं को जिनको नंगा करके जंगल में जिंदा जला दिया गया। साथियों, मत भूलना वो 3-3 साल की बच्चियों के साथ में मंदिरों में बलात्कार हो रहा है। मत भूलना उन चीजों को जो हमारी बेटियों की इज्जत को मंदिरों में तार-तार करने का काम किया। साथियों, मत भूलना वो चीजों को जो हम सरकारी हिंदू हैं, हम हिंदू नहीं है। SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग हिंदू नहीं है, लेकिन हमको हिंदू कब बनाया जाता है? जब ब्राह्मणों को अपनी सरकार बनानी है तो हम मतलब हिंदू बन जाते हैं, क्योंकि हम सरकारी हिंदू हैं। जब उनको सरकार बनानी होती है हम हिंदू बन जाते हैं। जब मंदिर का निर्माण करना होता है हम हिंदू बन जाते हैं। जब भागवत के लिए चंदा लेना है तो हम हिंदू बन जाते हैं। जब दुर्गा गणेश जी का उत्सव मनाना है तो हम हिंदू बन जाते हैं। जब हमें मुसलमानों के विरोध में लड़ाया जाता है तो हम हिंदू बन जाते हैं। जब हमसे वोट मांगा जाता है तो हम हिंदू बन जाते हैं। और जब उनकी सरकारें बन जाती हैं तो साथियों फिर हम वापस चमार, भंगी, बसोड़, धोबी, तेली, काछी, नाई, ऐसे चमार, भंगी, बसोड़, धोबी, तेली, नाई, काछी, कुमार, बहुत सारी जातियां, जाट, गुजर, हम सब बन जाते। और साथियों, जब उनका मतलब होता है तो हमको हिंदू के नाम पर इस्तेमाल करते। साथियों, मत भूलना हमारे माइनॉरिटी के बोलो कि हमारी हंडियों में झांका जाता है कि हम क्या खा रहे हैं। और ये चुटैयाधारी होटलों पे बैठ करके बड़े का और छोटे का मटन खा रहे हैं, इनको कोई नहीं देखता। ये मुसलमानों को अपना दामाद बना रहे हैं और हमें हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाने का काम करते हैं। साथियों, मत भूलना, ये 7 मई की आपको याद रखना है। ये इन लोगों ने एक मैसेज दे करके रखा है, इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। साथियों, मैं चंबल की धरती के, चंबल के शेरों से ये पूछना चाहती हूँ कि आप 400 पार करवाना चाहते हो या इनको चंबल से पार करवाना चाहते हो? हाथ उठाएं। चंबल के पार भेजने का काम करना है आप लोगों को। ये दोनों को, सांपनाथ और नागनाथों को इस चीज का ध्यान रखना है। मजदूर दिवस के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब 1 मई को मजदूरों के समर्थन में कानून बनाया था। 1937 में, 1942 में, 5 साल बाद बाबा साहब इस आयोग के अध्यक्ष बने थे। आज हमारे लोगों से जो 12 घंटे मजदूरी करवाई जाती थी पहले, आज 8 घंटे मजदूरी, जो 8 घंटे करे हैं 12 घंटे में 4 घंटे घटा करके, तो ये बाबा साहब की देन। हमारी महिलाओं को प्रसूति के समय छुट्टी, महिलाओं को समान वेतन, श्रम कानून, ऐसी बहुत सारी चीजें बाबा साहब ने हमारे लिए करी। उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए।
बेटी इंदु बिना मतलब टीबी की बीमारी से मर गई, उनका बेटा बिना कफन के मर गया। माता रमाबाई बीमार होकर के मर गई, उसके तन पे पहनने को कपड़ा नहीं था, गोबर के उपले बना करके कंडे बना करके बाजार में बेचने जाती थी, हाट बाजार में, तब वो अपने बच्चों को खिलाती थी। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे और पत्नी को कुर्बान करके आपको वोट का अधिकार दिया। ये वोट का अधिकार किसी कांग्रेस बीजेपी या किसी नेता ने, किसी ने हमको नहीं दिया, ये हमारे महापुरुष बाबा साहब की देन है। और इस बाबा साहब की देन को हमें ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल करना है जो आपकी लड़ाई लड़ सके, इस समाज की लड़ाई लड़ सके। साथियों, आज बहुत सारे दलाल समाज में घूम रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी बहुत सारी पार्टियां हैं, इनके दलाल घूम रहे हैं गले में पट्टा डाल करके। साथियों, आप ये मत भूलना कि हमारा वोट 3 बार बिकता है। कैसे बिकता है? जब पार्टी का आदमी टिकट लेने के लिए जाता है तो उस पार्टी को मोटी रकम देता है, मोटी रकम देता है, करोड़ों रुपया देता है, फिर वो पार्टी से टिकट लेकर के आता है। उसके बाद वो टिकट लेकर के आता है प्रत्याशी, प्रत्याशी जाता है बनियों के पास, बनियों के पास, नेताओं के पास, बड़े बड़े लोगों के, पूंजीपतियों के पास, और जाकर के कहता है कि देखो मैं टिकट लाया हूं, मैं आपके समर्थन में नीतियां पास करूंगा, मुझे थैली दो। चंदे की थैली लेते, फिर वही चंदा लेकर के जाकर के हमारे मोहल्ले, हमारे पड़ोस में रहने वाले जिनके पास साइकिल नहीं थी वो मोटरसाइकिल पे चल रहे, जिनके पास मोटरसाइकिल में डलवाने को पेट्रोल नहीं था वो 4 पहिए की गाड़ी पे चल रहे, वो लोग पैसा दलाल लोग समाज से पैसा लेकर के और हमारे वोटों को खरीदने का काम करते हैं। साथियों, मान लीजिए उदाहरण के लिए एक बताती हूँ, आपके घर में 4 वोट है, 4 वोट है, एक दलाल आता है, एक पहुआ देता है, काली पन्नी में किलो आधा किलो मुर्गा देता है, 500 रुपए देता है। आपके घर में 4 वोट, 500 रुपए कीमत। साथियों, एक वोट की कीमत कितनी हुई? 125 रुपए हुई ना, 125 हुई ना। 4 वोट की कीमत 500 रुपए, एक वोट की कीमत 125 रुपए। एक वोट की कीमत 1 साल के लिए 25 रुपए। कितना हुआ? 1 साल का 25 रुपए। अब 1 साल में होता है 12 महीने, 25 रुपए को आप 12 महीने में डिवाइड करो, कितना होगा? 2 रुपए 10 पैसा। 25 रुपए के हिसाब के 12 टुकड़े करो तो 2 रुपए 10 पैसा 1 महीने का। अब 1 महीने में होता है 30 दिन। अब आप 2 रुपए 10 पैसे को 30 हिस्से करो तो कितना होगा? 7 तिया 21। आपके वोट की कीमत कितनी हुई? 7 पैसा। आपके वोट की कीमत 7 पैसा। साथियों, आज आप मार्केट में एक भैंस खरीदने जाओगे, उसकी कीमत 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख। आप एक गाय खरीदने जाओगे 25,000, एक गधा खरीदने जाओगे वही 25-30 हजार। एक बकरा खरीदने जाओगे उसकी भी कीमत 10-15 हजार। एक मरा मुर्गा खरीदने जाओगे उसकी कीमत भी 250 रुपए किलो। एक कुत्ता खरीदने जाओगे उसकी कीमत भी 5 से 15 हजार रुपए। लेकिन साथियों, मेरे इस समाज की कीमत 7 पैसा। भिखारी भी नहीं ले रहा। हम हमारे उन समाज में जो है, हमारे बहुजन समाज के जो बीजेपी कांग्रेस की दलाली करने का काम कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि ये बहुजन समाज को 7 पैसे में बेचने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमें इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। इसी के साथ साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सभी दोस्तों में शेयर करें। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों।